नमस्कार, हाजिर है न्यूज़ 8 में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक कर्नल समेत 3 अफसर शहीद हो गए हैं। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष तोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं उस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। राजौरी में भी मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास पहले अधिक जानकारी के लिए। बहुत दुखद खबर है राजीव, खासतौर से अधिकारी मारे गए हैं। क्या जानकारी वहां से आ रही है और डिटेल्स क्या मिल रही हैं आपको? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अनंतनाग के कुकरनाग के इलाके में। आपको बता दें कि कल देर रात को जो है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिलती है कि कुकरनाग के जंगल में आतंकियों के एक हाइड आउट है, वहां कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। बिना देर किए हुए सुरक्षा बल ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। पूरा घना जंगल होता है और हाइड आउट के भीतर जब आतंकी छुपे होते हैं उनको खबर मिलती है, सुरक्षा बलों के आने की भनक लगती है, तो ताबड़तोड़ वो सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और उसकी जद में आकर सेना का एक कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जो है डीएसपी जो है वहां शहीद हो जाते हैं। फिलहाल खबर ये है कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और वहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रहा है। सेना का ये कहना है कि जिस आतंकियों ने इस तरह का कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के राजौरी एरिया में भी कल से इनकाउंटर चल रहा है। जो है कल एक आतंकी मारा गया था, आज एक आतंकी मारा गया है। वहां एक सेना का एक जवान शहीद हो गया और दूसरा जो सेना का जो एक डॉग जो था केंट, जो सेना के सर्च ऑपरेशन में लीड कर रहा था, वह भी आतंकियों को गोली से शहीद हो गया है। जो जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनका ये कहना है कि जिन आतंकियों ने इस तरह की हरकत किया है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। और सब कुछ ये पाकिस्तान के सर पर हो रहा है और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को किसी भी सूरत हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। राजीव, लेकिन जो ये हुआ है, हमारे अधिकारी मारे गए हैं। काफी समय से हम देख रहे थे, हमारी तरफ से कैजुअलिटी नहीं हुई थी और इतने बड़े अधिकारी के स्तर पर 3 लोग जब शहीद हुए हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। और वाकई में इसका आंकलन होगा कि इतने बड़े अधिकारियों की शहीद कैसे हुए। बिल्कुल सही कह रही हैं, आकलन जरूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक परंपरा जो भारतीय सेना की परंपरा है कि जब भी इस तरह की घटना होती है, खासकर मुठभेड़ होता है, तो सेना के उस समय जो कर्नल, जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो लीड करते हैं। कहीं न कहीं यह भी दिखाता है कि हमारे अफसर मौके पर मौजूद होते हैं और आतंकियों से फोर फ्रंट में मुकाबला करते हैं और एक अपने पीछे जो आदर्श जवानों के लिए छोड़ जाते हैं कि हम जो है मौके पर खड़े होकर शहीद हुए हैं, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं और अब भी आए। और ये इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है बहुत हद तक अब बेहतर हो गए हैं, सुधर चले हैं। और जो पाकिस्तान के लगातार जो आतंकियों को लेकर मंसूबा है, लगातार घुसपैठ कराने के, इन सारे जो पाकिस्तान के जो मंसूबे को अगर नापाक किया तो सेना के ऐसे अफसरों ने नापाक किया है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश की हिफाजत की है। बिल्कुल। और सेना से क्या जानकारी मिल रही है आपको? हाल में इस तरह की घटनाएं कम हुई थी, आतंकवाद की घटनाओं पे काबू पाया गया था, उस लिहाज से क्या डिटेल्स मिल रही हैं राजीव? देखिए, सेना का साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर का माहौल बेहतर होता है, हालात वहां पर अच्छे होते हैं, तो सीमा पार जो पाकिस्तान में जो है जो सेना के आका बैठे हुए हैं उनको ये बात अच्छा नहीं लगता है। उनकी कोशिश ये होती है कि पहले तो घुसपैठ कराने की कोशिश होती है और जब घुसपैठ कराने में सफल नहीं होते हैं तो जो यहाँ आतंकी बैठे हुए हैं उनको बाकायदा निर्देश दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात को आप खराब कीजिए, खून खराबा कीजिए। लेकिन सेना का ये कहना है, सुरक्षा बलों का ये कहना है कि वो लगातार अपर हैंड में है और अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लगभग सफाया हो चला है। पहले जिस तरह के वारदात सुनने में आते थे उस तरह की अब घटनाएं बहुत कम होती है, इक्का दुक्का घटनाएं हो सकता है कि G20 का जिस तरह से भारत में जो है सफल आयोजन होता है उससे भी पाकिस्तान में जो बैठे जो सेना के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट है, वो घबराए हुए हैं और जानबूझकर इस तरह से जम्मू कश्मीर का माहौल को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल में सफल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखें इस खबर पर। आशीष, आपके पास आगे भी आते रहेंगे। तो फिलहाल अनंतनाग से दुखद खबर आई है किस तरह से हमारे 3 सेना के
अफसर शहीद हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर। G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उस सम्मेलन में कामयाबी का जश्न जो G20 का हुआ है मनाने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही एक और अहम बैठक यहाँ पे मुख्य चुनाव समिति की बैठक हो रही है CEC की बीजेपी की, उसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश कल दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उससे पहले बताया जा रहा है 50 उम्मीदवारों की सूची पर शायद मुहर लगनी है। तो ये बैठक शुरू हुई अभी 8 बजे के करीब और देर तक चलने की उम्मीद है और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का यहाँ पर हुआ है। उधर मुंबई में उधर आपको बता दें शरद पवार के घर पर INDI कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने इसके बारे में बताया कि गठबंधन की पहली जनसभा भोपाल में होगी। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ और किन एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि महंगाई को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर ये मुद्दे उठाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का। नमस्कार। To start the process for determining the seat sharing, it was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. और आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आपको एक जानकारी दे दें। आपराधिक मामलों का मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जानकारी वहां से आई है। आपराधिक केस की कवरेज पर गाइडलाइंस बने, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट का दखल एक तरह से, और गृह मंत्रालय MHA मीडिया ब्रीफिंग का मैनुअल बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गृह मंत्रालय से मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित होता है, पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जांच के दौरान सबूतों का खुलासा ना हो, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस पे जानकारी दे रहे हैं। आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा है कि आपराधिक मामलों में रिपोर्टिंग के लिए पुलिस ब्रीफिंग कैसे हो, इसको लेकर एक मैनुअल तैयार होना चाहिए, गाइडलाइन तैयार होना चाहिए। और MHA को 3 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 3 महीने में एक मैनुअल गृह मंत्रालय तैयार करे। साथ ही साथ सभी राज्यों के DGP को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 महीने में अपने सुझाव दें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ये बेंच है, इसने कहा कि NHRC जैसी संस्थाओं से भी सुझाव मांगे जा सकते हैं। दरअसल मामला 2017 की एक पिटीशन का था, जिसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल से काफ़ी नुकसान होता है और मीडिया ट्रायल जिस तरीके से मामलों में चलता है, क्रिमिनल मामलों में, उससे जो है वो समाज में गलत मैसेज जाता है। ये पीड़ित के आरोपी के जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तैयार करे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल को रोका जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया ट्रायल जिस तरह से होता है, पक्षपातपूर्ण जिस तरह रिपोर्टिंग कई मामलों में होती है, जनता के मन में संदेह हो जाता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है, जबकि हमारा कानून कहता है कि एक आरोपी जो जब तक निर्दोष माना जाना चाहिए, जब तक कानून की अदालत से उसे दोषी करार ना दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर संतुलन बनाने की जरूरत है। एक तरफ मीडिया का अधिकार है कि वो जानकारी जुटाए, लोगों तक जानकारी पहुंचाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके पास है। दूसरी तरफ जो जनता है, लोग हैं, उनका अधिकार है कि वो जानकारी उनको मिले। लेकिन इसके साथ साथ पीड़ित का भी अधिकार है कि उसके अधिकार, उसकी जो पहचान है वो उजागर ना हो, उसकी निजता बनी रहे। इसी के साथ साथ आरोपी का भी अधिकार है कि उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल मिले। ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया को कितनी जानकारी किसी आपराधिक मामले में दी जाए, वो किस चरण में दी जाए, किस तरीके से दी जाए, इस तमाम पर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश ये जारी किया है और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।
और अब अगली खबर। आज तक चैनल, उनके एंकर सुधीर चौधरी और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के खिलाफ कर्नाटक में गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार की एक योजना पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार की एक योजना है जिसका फायदा सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिलेगा, विशेषकर मुसलमानों को। कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया कि स्वावलंबी सारथी योजना का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। और आपको बता दें, इस पर प्रियंक खड़गे जो मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के, उन्होंने लिखा है कि आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले बीजेपी के सांसदों ने शुरू किया और अब मीडिया का एक वर्ग इसे आगे बढ़ा रहा है। ये जानबूझकर किया गया दुर्भावना से भरा काम है। सरकार जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और इस पर आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, एक सरकारी योजना के क्रियान्वयन के बारे में उचित सवाल पूछने का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आज तक और सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बदले की कार्रवाई कर रही है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ सीधा हमला है, चाहे राजनीतिक विरोधी हो या फिर अप्रिय सवाल पूछने वाला स्वतंत्र मीडिया। कांग्रेस सरकार कानून का दुरुपयोग कर सबके पीछे पड़ी है। ईमानदार नागरिकों के लिए जरूरी है कि वो राज्य सत्ता के ऐसे जबरदस्त दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाए। मुंबई से सटे पालघर के नायगांव में दिल दिला देने वाली वहां से वारदात सामने आई है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका शव गुजरात के वापी में ले जाकर फेंक दिया था। तकरीबन 1 महीने की जांच के बाद हत्या का राज खुला और अब पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया है। ये पति पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ इस ट्रॉली बैग में किसी का शव छुपा कर ले जा रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात आई गई हो गई, लेकिन अब 1 महीने बाद जब राज खुला है तो सब हैरान हैं। नायगांव पुलिस के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट नैना महत और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनोहर शुक्ला एक दूसरे के दोस्त थे। मनोहर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, इसलिए नैना से शादी नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा था। 9 अगस्त को नैना ने फाइनल बातचीत करने के लिए मनोहर को अपने घर में बुलाया था, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। सुबह ही 10 बजे जो जब अंदर गया उसकी झटापटी हो गई वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनेल पीऊंगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद मनोहर रात में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सनटेक बिल्डिंग में वापस आया और नैना का शव उसके ही घर में रखे एक ट्रॉली बैग में रखकर मोटरसाइकिल से गुजरात के बलसाड़ पहुंचा और शव को खाड़ी में फेंक दिया। सवाल है, जब आरोपी 9 अगस्त को इस सीसीटीवी फुटेज में ट्रॉली बैग के साथ जाते हुए दिख रहा था, तो फिर गुत्थी सुलझाने में 1 महीने का वक्त क्यों लग गया? पुलिस का कहना है कि नैना के लापता की शिकायत उनके पास 14 अगस्त को आई थी, जिसमें 12 अगस्त से उसे लापता बताया गया था। इसलिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज 11 और 12 अगस्त के बाद का ही चेक किया था, जिसमें वो कहीं नहीं दिखा था। कंप्लेनेंट को पूछा कि ये इसका बिहेवियर कैसा है, तो उन्होंने बाकी की स्टोरी बताई। और विरार पुलिस स्टेशन में 376 दाखिल है और उसको मारने की भी कोशिश उसने पहले भी किया है। ऐसा रिकॉर्ड सामने आने के बाद हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर वो मालूम पड़ गया। नैना का शव नहीं मिला था, इसलिए पहले पुलिस लापता का मामला मानकर ही चल रही थी। लेकिन जब उसने नैना का कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाला तो उसका मोबाइल फोन 9 अगस्त से ही बंद था। उसके बाद पुलिस ने जब बिल्डिंग में 9 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो मनोहर अपनी पत्नी के साथ ट्रॉली बैग ले जाते दिखा, तो हत्या का राज खुल गया। आरोपी मनोहर ने शव को गुजरात के बलसाड़ में फेंकने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक वहां गुजरात पुलिस को शव पहले ही मिल चुका था, लेकिन सड़ जाने की वजह से पहचान नहीं हो पाई थी। नैना की बहन ने उसके हाथ पर बने त्रिशूल के टैटू से उसे पहचान लिया। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर मनोहर शुक्ला और उसकी पत्नी पूर्णिमा को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। नायगांव से राजा मयाल और कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और इस खबर के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।